आज हम जो हमारा लास्ट मेथड बचा हुआ है आज उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो मेथड है हमारा वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बहुत ही कम यूज में लिया जाता है क्योंकि इसमें बच्चे इसलिए स्टार्ट नहीं करते इसको कि हम प्लस माइनस में कई बार कंफ्यूज होकर इसको गलत कर देते हैं, बट ये मेथड आसान है। ठीक है, तो मेथड स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं लास्ट जो बात सीखी थी सॉल्यूशंस के बारे में वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? सबसे पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक का मतलब केवल अपने तरीके का वो एक ही है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? व्हेन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन कब होता था? जब हमारे पास तीनों कंपेयरिंग रेशियो इक्वल आ जाती हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। थर्ड, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कब होगा? when a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मैंने दोबारा रिकॉल इसलिए करवाया है क्योंकि अब तक ये जो मेथड था, चैप्टर था जो हमारा, इसमें हमसे अभी फिलहाल बेसिक बातें निकल रहा था, तो ज्यादा ये हमसे कुछ काम करवा नहीं रहा था। ज्यादा काम का मतलब है कि जो भी इक्वेशंस ये हमें देता था उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था मैक्सिमम का। एक ही या दो सिचुएशन ऐसी आई थी जब हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया था। लेकिन अब हमारी ये टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग का मतलब है बीच कोई भी इक्वेशन ऐसे डाल देंगे। ऐसे तो पिछले जितने क्वेश्चन थे बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने चेक किया था कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि वो बेसिक बातें थी। उसमें सॉल्यूशन, इसने हमें पहले सॉल्यूशन ही सिखाया कि सॉल्यूशन चीज क्या होती है, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। अब ये भी टेस्टिंग करवाए कि हमें ये पता है कि हम बिना क्वेश्चन स्टार्ट किए हम ये चेक कर सकते हैं क्या कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं है, या हम बेवकूफों की तरह से ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अब भी जो क्वेश्चन आएंगे या एग्जाम में भी आप कभी भी क्वेश्चन करोगे तो पहले आप उसकी कंपेयरिंग रेशियो से सॉल्यूशन चेक कर लोगे कि एग्जिस्ट करता है, तभी आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन से केस हैं? सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का जो केस होगा ना उस केस में हम आगे जाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, बताने की जरूरत नहीं है, एवरी पॉइंट इज सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है ही नहीं है, फिर उस केस में भी सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो केवल जो यूनिक सॉल्यूशन वाला हमारा केस होगा उस केस में हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे और किसी केस में हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। अगर मेथड का नाम लिख के देता है कि बाय यूजिंग दिस मेथड तो हमें तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हमारी मर्जी है। 3 मेथड मैंने आपको पहले सिखा दिए थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। आज ये लास्ट मेथड है, इसको आज ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, उससे पहले एक बार ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी मेथड से करो, 4 के 4 मेथड से, लेकिन ये चीज सबसे पहले स्टार्ट करनी ही करनी है। ठीक है, अब जो हमारा काम है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए वो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपनी इक्वेशंस लिखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, ये इक्वेशन सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक और बात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसी मेथड में तो फर्क नहीं पड़ता उस बात का, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको उसका क्वेश्चन गलती हो जाएगा अगर आप वो बात नहीं ध्यान रखोगे। तो वो बात क्या है? अब तक मैं ये C1 C2 के बारे में आपको ये बात कह रहा था कि C1 C2 को या तो लेफ्ट में रखो दोनों को, या दोनों को राइट में रखो। लेकिन जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करोगे तो जो इक्वेशन गिवन है उसको इसी फॉर्म में लिखोगे। इसी फॉर्म का मतलब ये है कि जो C1 और C2 है हमारे, ये हमारे इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको ये पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आने, तब जाके आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बार बेसिक बातें बता देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना कैसे है ये बिल्कुल इजी। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले आप
जो भी वेरिएबल है उनके नाम लिख लो। जैसे ये जो इक्वेशन है ना, इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, तो मैं एक्स वाई लिखूंगा। अगर आपके पी क्यू वेरिएबल्स हैं, यू वी है, एस टी है, जो भी, तो आप उनके नाम लिखना। तो मैंने लिख लिया सबसे पहले एक्स, थोड़ा स्पेस छोड़ के वाई, और थोड़ा स्पेस छोड़ के वन। ये वन हमेशा फिक्स रहेगा, वन हर क्वेश्चन में आएगा। एक्स और वाई ये वेरिएबल है, जो आपकी इक्वेशन में वेरिएबल गिवन होंगे ये वो है, ठीक है। तो ये वो उस हिसाब से आपको देखना है। एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट आपको स्टार्ट करने हैं b1 से। यहां लिखेंगे b1, b1 के बाद क्या आएगा c1, c1 के बाद a1 और a1 के बाद फिर b1। ऐसे होते हैं ना, a b c, ये तीन है हमारे पास। तो b से स्टार्ट करना, पहले b फिर c फिर a फिर दोबारा b का नंबर आ गया। पैटर्न में चलना, पहले b लिखा फिर b के बाद c, c के बाद a के बाद फिर दोबारा b। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना कि b1 से स्टार्ट करेंगे आप। बस इनके नीचे ये 2 लिख दो, b1 के नीचे b2, यहां c2, a2 और b2। क्लियर हुई बात? ये वेरिएबल्स के हिसाब से लिखे जाएंगे और कोफिशिएंट b1 से स्टार्ट करनी है। x y 1। क्लियर? x को थोड़ा इधर लिखते हैं। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, b1 की मल्टीप्लाई करेंगे c2 से और b2 की मल्टीप्लाई करेंगे c1 से, फिर c1 की a2 से, c2 की a1 से, a2 की b2 से और इसकी इससे मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो यही मेथड होता है, इधर डिनोमिनेटर उससे मल्टीप्लाई, उधर उससे मल्टीप्लाई। दोबारा बड़े ध्यान से, जो वेरिएबल्स हैं वो लिख लो, जो भी वेरिएबल्स हैं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई, तो मैंने पहले एक्स लिखा, वाई लिखा, ये वन और हमेशा लिखना ही लिखना है आपको। वन चाहे किसी भी केस में वेरिएबल हो, वन को नहीं छोड़ना, वन लिखना ही लिखना है। फिर जो रेशियोज है वो b1 से स्टार्ट करेंगे। b1 के बाद आया c1 के बाद वापिस यहाँ आए a1 और फिर दोबारा b1, यानी 1 2 3 4 लिखने हैं, ठीक है। b1 c1 a1 b1, उसके नीचे फिर b2 c2 a2 b2 लिख लिया। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, x वेरिएबल है ये, x अपॉन b1 की मल्टीप्लाई c2 से, ये एरो के अकॉर्डिंग, एरो डायग्राम है ना जो हमारा, इसके अकॉर्डिंग b1 c2, b2 की मल्टीप्लाई c1 से माइनस b2 c1, बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा। y अपॉन, अब फिर ऊपर से नीचे जाओ, c1 a2 माइनस फिर नीचे से ऊपर c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 और a2 b1 माइनस a2 b1। ये चीज ध्यान से लिखनी है। कई बार यहां मिस्टेक क्या होती है कि पहले हम नीचे से ऊपर जाते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी नहीं, पहले ऊपर से नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो b1 c2 माइनस b2 c1, पहले ऊपर से नीचे आए तो b1 मल्टीप्लाई c2 हो गया b1 c2, फिर नीचे से ऊपर गए तो b2 c1, ठीक है। ऐसे ही y अपॉन ये आ जाएगा c1 a2 c2 a1, फिर 1 अपॉन समथिंग ये आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से सिंपल सी बात आपकी ऐसी आ जाएगी, x अपॉन ये a1 b1 c1 ये तो कांस्टेंट है ना, इनको सॉल्व करेंगे जब इस चीज को, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। मैंने मान लिया ये t आ गया, मान लो y अपॉन भी समथिंग, ये भी सॉल्व होकर कांस्टेंट आएगा, मान लिया ये r आ गया, और 1 अपॉन समथिंग क्या आ गया s। इसको भी इसके इक्वल रख देंगे, इसको भी इसके इक्वल, यहां से x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल बोरिंग इसलिए लग रहा है कि ये a1 b1 c1 c2 इसमें चल रहा है, इसमें कंफ्यूजन होना है, पैटर्न से चलना है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये चीज लिखने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये याद नहीं करनी है आपको, याद तो होंगी नहीं, इसमें कंफ्यूज होगा, ये याद नहीं करनी है, बस ये मेथड सिखाया मैंने आपको क्वेश्चन से, और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट है हमारे 3.5 के, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। ये याद नहीं करने, बस ये पैटर्न समझना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यूनिक सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 3y minus 3 is equals to 0, 3x minus 9y minus 2 equal to 0। पहला काम जो आपको ध्यान रखना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कि जो C1 C2 है हमारे, वो इक्वेशन से लेफ्ट साइड में होने जरूरी है। तो C1 C2 हमारे लेफ्ट में है, तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, C1 C2 आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अब मैं सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंसी चेक कर लेता हूं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1, a2 कितना है 3। अच्छा, b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 क्या है -3 और b2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3, ये भी 1/3 आ गया। c1 अपॉन c2 क्या है -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्या है 3/2। तो a1 अपॉन a2 तो 1/3, b1 अपॉन b2 भी 1/3, बट c1 अपॉन c2 3/2। तो हेंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तो क्या लिखेंगे, हेंस this pair of equations have no solution। जो ये पेयर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट जो सेकंड है हमारा, उसमें क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। यहां चेक कर रहा हूं साइड में, a1 अपॉन a2 क्या होगा 2/3, b1 अपॉन b2 1/2। बस आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, a1 अपॉन a2 ये इक्वल नहीं आए हैं, तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन यहां एग्जिस्ट करता है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए C1 C2 को लेफ्ट हैंड साइड में होना जरूरी है, तो पहले मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, 2x प्लस y, 5 इस साइड आके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर 3x प्लस 2y, 8 भी इस साइड आके क्या हो गया नेगेटिव, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू लिख लेते हैं, जो हमारी कंडीशन थी। ठीक है, वेरिएबल क्या है x, y और 1 फिक्स लिखना है। मैंने बताया था आपको x लिखना है, जो वेरिएबल है वो दोनों लिखने हैं, और फिर 1 लिखना है। अब फिर b1 से स्टार्ट कर रहा था मैं, ये बोल ध्यान रखें। तो b1 क्या है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट -5, उसके बाद 2, फिर बाद में -5, फिर नीचे वाले स्टार्ट करो। b1 के अपॉन में b2 है 2 -8, फिर 3 और फिर 2। दोबारा देखो, b1 से स्टार्ट करने हैं, इसका कोफिशिएंट 1 ये लिख दिया, फिर -5 ये लिख दिया, फिर वापस आगे पहुंचे 2 ये लिख दिया, फिर दोबारा ये गलत लिख दिया है 1। ठीक है, फिर इसके जो नीचे वाले साथ साथ 1, ये 1 कोफिशिएंट था, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 लिख दिया, 2 के बाद क्या है -8, फिर आगे पहुंचे 3 के बाद फिर 2। b1 c1 a1 b1, ये आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। b1 से स्टार्ट करना है, b1 लिख दिया सबसे पहले 1, फिर नेक्स्ट c1 लिखेंगे -5, फिर a1 लिखेंगे 2 और फिर दोबारा। तो b1 दो बार आएगा, b2 भी दो बार आएगा। ठीक है, ये को सही से बीच में लिख लेता हूं एक बार। यहाँ आएगा हमारा y और यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर यहाँ पे इसके साथ, फिर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पहले ऊपर से नीचे आना है। तो x अपॉन क्या आएगा, x अपॉन 1 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा फटाफट लिख लेते हैं इसको।
b1 लिखो सबसे पहले, b1 क्या है 1, फिर c1 -5, फिर 2 और फिर 1। यहां से स्टार्ट हुए सारे कोफिशिएंट पैटर्न में, फिर नीचे से 2 से स्टार्ट हुआ, 2 के बाद क्या आया -8, फिर 3 और फिर 2। ये हो गया x, ये y, ये 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां ऐसे, ठीक है। x अपॉन ये x वाले इसके अपॉन आएंगे, 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -8, फिर माइनस साइन आता है बीच में, 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू y अपॉन क्या आएंगे, ऊपर से नीचे आओ पहले, -5 इंटू 3, फिर माइनस साइन आता है फॉर्मूले का, -8 इंटू 2, फिर 1 अपॉन क्या आएगा, ऊपर से नीचे आए 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई माइनस के साथ 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इनको सॉल्व करके लिखो, x अपॉन क्या आएगा, x अपॉन आएगा हमारा -8 और ये प्लस हो जाएगा 10, -8 प्लस 10, y अपॉन 5 3 15 -15 और ये प्लस हो जाएगी +16 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2 4 -3, ठीक है। इस साइड लिख देते हैं हम इनको, एट अपॉन क्या, x अपॉन क्या आया -8 प्लस 10, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 प्लस 16 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, 4 -3 क्या हो गया 1। अब इस फर्स्ट रेशियो को भी इसके साथ कंपेयर करो, इसको भी इसके साथ कंपेयर करो, क्योंकि इन दोनों कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो x अपॉन 2 को 1 अपॉन 1 के साथ कंपेयर करते हैं, 2 साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2। सेकंड y अपॉन 1 को भी इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, 1 अपॉन 1 के साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये हमारे क्या हो गए दोनों सॉल्यूशन, ठीक है। पुट करके देख लो एक बार वैसे, 2 2 4 प्लस 1 5, 3 6 प्लस 2 8, ठीक है। बस ये कोफिशिएंट्स के पैटर्न के हिसाब से लिखने हैं इनको। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया, अब थर्ड और फोर्थ करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 3x minus 5y is equal to 20, 6x minus 10y is equal to 40। मेरे को तो समझ में आ गया कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 6, 5 2 10, 20 2 40। तो इसका पहले सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस 5 2 10 यानी कि ये भी क्या आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 20 अपॉन 40 यानी कि ये भी क्या आ गया 1/2। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो इक्वल है तो कौन से सॉल्यूशन, हियर दिस पेयर of equations have so many solution या infinite solution, so many solution। एक ही बात है, infinite solutions लिखो या so many solutions लिखो, ठीक है। तो ये तो कंपेयरिंग रेशियो से ही नेग्लेक्ट हो गया। अच्छा ये मत सोचना कि 4 मेथड है और हम कोई भी ट्राई करें तो क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चारों मेथड से एक ही सॉल्यूशन आएगा अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है ना। तो अगर आपको एक काम और करना है, जो लास्ट हमने एलिमिनेशन मेथड वाली एक्सरसाइज करी थी उसमें जो इक्वेशंस थी ना, एक दो इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई से आप खुद चेक करो, ठीक है, या उनको सब्स्टिट्यूशन से चेक करो। एक क्वेश्चन ऐसा उठा लो जिसको चारों मेथड से करो आप, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो चारों मेथड से करने के बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि चारों से सॉल्यूशन एक ही आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, उनका सॉल्यूशन एक ही हो सकता है अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में सो मैनी सॉल्यूशन है तो हम इसको फाइंड आउट लिख रहे हैं, हर पॉइंट सॉल्यूशन है, कुछ भी पुट करके देखो सबसे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत सारे ऐसे पेयर होंगे जो ये वैल्यूज देंगे हमारे पास, तो वो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। फोर्थ, सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले तो चेक कर लेते हैं
सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं, तो a1/a2 क्या है यहाँ पे 1/3, b1/b2 क्या है -3/-3, तो ये 1 हो गया। a1/a2 does not equal to b1/b2, hence यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है तो फिर फाइंड करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस इसको फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लिख लेते हैं फिर कोएफिशिएंट्स b1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है -3, -3 के बाद क्या है, थोड़ा दूर लिखो -7, -7 के बाद फिर आगे आ जाएंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और फिर बाद में दोबारा -3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सेकंड में पहुंचो, b2 भी कितना है -3, उसके बाद -15, उसके बाद फिर आगे आ जाओ 3 और फिर सेकंड फिर -3। ठीक है, ये x, ये y और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां इसकी मल्टीप्लाई, इधर इसकी मल्टीप्लाई, यहां इसकी ठीक है। x अपॉन क्या आएगा, ऊपर से नीचे -3 की और -15 की मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई -15 नेगेटिव साइन, नीचे से ऊपर -3 मल्टीप्लाई -7, y अपॉन क्या आएगा -3 की -7 मल्टीप्लाई 3 फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले का 15 की और 1 की, -15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या आएगा 1 की और -3 की मल्टीप्लीकेशन, -3 की और -3 की, सॉल्व कर लो क्या आता है, x अपॉन माइनस प्लस 15 3 जा 45, ये भी माइनस ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये दो प्लस है ना, और लेकिन फिर दोबारा बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू y अपॉन -21 और जो माइनस हो जाएगा +15। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -3 और एक नेगेटिव ये एक नेगेटिव ये, 3 3 जा 9। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, इधर लिख देता हूं इसको। x अपॉन तो आ गया 45 -21 है, x अपॉन तो आ गया 24। ठीक है, और y अपॉन आएगा हमारा -21 है +15 है तो नेगेटिव के 6 बचेंगे यहाँ, और 1 अपॉन भी कितना आएगा 9 -3 6। ठीक है, अब रेशियोज को इक्वल लिखो, फर्स्ट रेशियो को थर्ड के इक्वल, x अपॉन 24 है, x अपॉन 24 को इक्वल ले लिया 1/6 के, और y अपॉन -6 को भी इक्वल ले लिया 1/6 के। निकालो वैल्यू, 24 ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 24/6 और यहाँ y इज इक्वल टू -6 ऊपर चला जाएगा अपॉन 6, 6 4 जा, x इज इक्वल टू आ गया 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो गया हमारा -1, ये आ गया पेयर ऑफ सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू आया है 4 और y आया है -1, पुट करके देख लो, x 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, -1 करेंगे +3 और -7 इक्वल टू 0, 4 7। ठीक है, 7 -7 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भी क्वेश्चन बचते हैं इसके, करेंगे इनको 1 बाय 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solution। ये जो a और b है ना, ये मिसिंग वैल्यूज हैं जो जिनके बारे में पता नहीं है कि क्या होंगे, इनकी ऐसी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जिन वैल्यूज के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। We know that when
a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. Then we have infinite number of सॉल्यूशन. उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. चेक करते हैं उस केस में a1 एक बार इसको चेक करें. सो हियर a1 अपॉन a2 क्या है? a1 क्या है? 2. a2 क्या है इसका कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में? a माइनस b. b1 अपॉन b2 क्या है? 3 अपॉन a प्लस b. ये दोनों राइट में लिखे हैं c1 c2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट में रहने दो इनको. c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. और ये तीनों कैसे होने चाहिए? इक्वल. ठीक है. ऑल्सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, the ratio should be equal. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 तीनों की वैल्यू इक्वल होगी. पुट अप करो उनको. a1 upon a2 की वैल्यू क्या है? 2 upon a minus b. b1 upon b2 की वैल्यू क्या है? 3 upon a plus b. और c1 upon c2 की वैल्यू क्या है? 7 upon 3a plus b minus. ये रिलेशन हमारे पास आ गया. अब इस रिलेशन से ही हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो एक बार. क्या हो जाएगा? 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो. 3a अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b. ठीक है. 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. उधर ले चलते हैं सबको. 7a माइनस 7b ऑलरेडी है. 6 से उस साइड आके माइनस 6a माइनस 2b और 4 उस साइड आके प्लस इज इक्वल टू रह गया 0. ठीक है. सबको उस साइड लेके गए तो साइन चेंज हो गया. 7a माइनस 6 से तो क्या बचा? a माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0. अब तक 1 2 तो हमने नाम दे दिया, 3 नाम दे देते हैं इसको. दैट इज इक्वेशन नंबर 3. इसको भी ऐसे सॉल्व करो. 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 ये उस साइड चला गया. और 7 इंटू a प्लस b. 3 3 जा 9a. 3 3 जा हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6. 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b. उधर ले आओ इनको. 9a माइनस 7a हो जाएगा. 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0. ये 7a और 7b उस साइड आगे हो गए नेगेटिव दोनों. तो 9a में से ये माइनस करेंगे तो 2a प्लस 3b माइनस 7b ये माइनस का बचेगा तो नेगेटिव लिख लेते हैं. 3b माइनस 7 माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 4. अब जो 3 और 4 थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल्स में है a और b में. और a और 2 वेरिएबल्स हैं 2 इक्वेशन तो इनको हम सॉल्व कर ही रहे हैं. तब से सारा चैप्टर ही हमने इस बात का स्टडी किया है. तो ये आपने रिटर्न कर लिया हो तो इसको रफ करके यहाँ सॉल्व कर देता हूं मैं. a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन थर्ड थी. या वहीं से कोफिशिएंट इक्वल करके लेके आते हैं. इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फिर a का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा दोनों में 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट थर्ड सॉरी मल्टीप्लाई थर्ड बाय 2. क्या होगा? 2a
माइनस 18b प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और उसको एज इट इज के नीचे लिखो 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन फोर्थ आ गई है, सॉरी फोर्थ तो हो चुकी है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी और फोर्थ इसके नीचे लिखी। साइन चेंज कर लेते हैं दोनों का, इनको मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं। 2a से 2a कैंसिल, माइनस 18 प्लस 4 माइनस 14b, ये भी कितना हो गया प्लस 14 इज इक्वल टू 0, 14 उस साइड जाएगा नेगेटिव, माइनस 14b इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 दैट मीन्स 1। b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। b की वैल्यू को पुट अप कर लो, कहां पुट करोगे, यहीं कर लो कहीं पे, या पुट इन थर्ड, तो a माइनस 9 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0, a माइनस 9 माइनस ये हो गया 5 प्लस माइनस 9 प्लस 4 5 0, a इज इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यूज क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें देंगी। ठीक है, पुट करके भी चेक कर लेना आप। तो इस जो क्वेश्चन है उसका सेकंड क्वेश्चन में एक पार्ट और बचता है, वो आप ट्राई करेंगे, वो बिल्कुल इसी की तरीके से है। वो पार्ट क्या है, वो ये है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग पेयर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये फर्स्ट दोनों इक्वल, फर्स्ट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इससे एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं पूछी जाती, बस अब तो वही वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, उनसे हमें इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है, और फिर अगर मेथड बोलता है कि इस मेथड से सॉल्व करो तब तो उसी से करना है, अदरवाइज हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, या जिससे मन करेगा उससे सॉल्व करेंगे, जो इजी लगेगा। क्लियर, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छे से कॉपी प्रिपेयर करें। हैव ए गुड डे।